Hello everyone, I'm Sugam and I welcome you to the YouTube channel Let's Make a Path for Success। और आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीपीओ के लास्ट 100 डेज़ की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो हम सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपको इसकी प्रिपरेशन आप लास्ट 100 डेज़ में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और किन चीज़ों को आपको लेकर के चलना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट की है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख करके ही जाएं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके 2024 का जो एग्ज़ाम आएगा उसको क्वालिफाई करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। इसमें हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, कैसे हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं और लास्ट के 100 डेज़ को हम किस तरीके से एफिशिएंट बनाएं हमारी स्टडी को लेकर के। तो आपको अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे एग्ज़ाम डेट को हम देखेंगे तो एग्ज़ाम डेट है वो 9, 10 और 13 मई है। आप सब लोगों ने पहले से देख रखी होगी। और जो नोटिफिकेशन है वो फेब में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, और अब हम देखेंगे कि मैंने आपके लिए लिखा है कि अगर आप 2024 में एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी केवल आपके लिए है। आपको ये स्ट्रेटजी देखना चाहिए। अब सब्जेक्ट्स हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग आता है। 200 मार्क्स की होती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें टारगेट स्कोर क्या रखना है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे टीचर्स होंगे वो भी बताते होंगे कि है ना, आप कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी रही थी। हम उसको देख कर ये कट ऑफ डिसाइड करते हैं और हम अपनी तैयारी को भी वैसे ही करते हैं। लास्ट टाइम 140 कट ऑफ रही तो हम क्या सोचते हैं कि हमें 140 स्कोर करना है, 145 कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट मैं आप लोगों को बता दूं, आपको इसको अपना टारगेट है वो कभी भी छोटा बना करके नहीं चलना है। जितना हाई आपका टारगेट रहेगा उतना अच्छे से आपका पूरे चांसेस, उतने ज़्यादा चांसेस आपके रहेंगे कि आप उस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताती हूँ, आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जब भी प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं सबसे पहले उस चीज़ का कट ऑफ देखती थी कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा है इस चीज़ का। फिर मैं क्या करती थी कि हाँ, इतने में मेरा सिलेक्शन, जैसे 114 रहा है तो मैं क्या सोचती 120 नंबर तक आराम से अपन ले आएंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा, 125 तक आ जाएंगे। फिर जब जब वो नहीं हो पाता था तो फिर ऐसा गिल्ट फील होता था कि थोड़ा और पढ़ाई कर लेते तो इजीली हो जाता। पर हम क्या करते हैं, हम अपना एक टारगेट बना लेते हैं उस कट ऑफ के बेसिस पे और फिर मार्क्स इतना तो है नहीं कि अगर आपने 120 हो जाए तो 120 ही आएंगे। आप जितना टारगेट करेंगे उससे कुछ मार्क्स तो आपको बिल्कुल भी वही टारगेट नहीं लेके चलना है कि, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका टारगेट 160 प्लस मिनिमम होना ही चाहिए, जिससे आप इजीली फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमें एक क्वेश्चन है कि मैम जीके को स्किप कर सकते हैं क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप जीके को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। वो टाइम पहले था, वो गया कि जब कट ऑफ कम रहती थी और आप जीके के पोर्शन को स्किप कर देते थे। बट अभी आप जीके को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत सारे बच्चे जो जीके को पढ़ रहे हैं और एक अच्छा स्कोर करेंगे उनसे आप बहुत पीछे हो जाते हैं और वो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। उस चीज़ का रिस्क आप ले ही नहीं सकते हैं। तो आपको ये माइंड में ही नहीं लेकर के आना है कि जीके को हम स्किप कर दें, जीके को नहीं पढ़ते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जीके पढ़ना मस्ट है। इस चीज़ के लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है और ये जीके पढ़ना है, ये मस्ट है। ओके, जीके में आप ये मान लो कि अगर आप 30 नंबर भी स्कोर करते हो तो या फिर 20, 25 जितना भी करते हो, तो इतना स्कोर अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ते हैं और उन कॉम्पिटिशन में आप बहुत आगे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब क्या करना है। तो फिर लास्ट के डेज़ में हम सिलेबस को कैसे कवर करें, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का देखेंगे। तो मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने अभी तक जो सिलेबस पढ़ा है, आपने कुछ सिलेबस आपने कवर किया होगा, कुछ टॉपिक्स आपके रह गए होंगे। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट कैसे बनानी है, जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया है एक तो उनकी बनाएं और कौन से टॉपिक्स रह गए हैं उनके लिए आपको एक लिस्ट बनानी है। फिर क्या करना है, जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए उनका आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहने हैं, ताकि वो आपके माइंड से वो नहीं हो, हटे नहीं कि है ना आपने बहुत पहले पढ़ा था और वो चीज़ फिर से उसको रिमाइंड करने में आपको टाइम लग रहा है। तो आपको उसको भी रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। और जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं उनको उनकी लिस्ट बना करके डेली आप ये देखें कि उनको आप कितना टाइम दे सकते हैं और उस बेसिस पे उनको आप कवर करें, वो टॉपिक्स आप कवर कर लें।
ठीक है, इस तरीके से आप अपने मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आपका रह गया उसको कवर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक प्रॉपर फॉर्मूला नोटबुक बनानी है और उसको रिवाइज़ करना है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि देखो फार्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आपका फार्मूलाज अच्छे से याद नहीं होते हैं और आप उनको लर्न करने में, आपको वहाँ पे उसको याद करने में टाइम लगता है, तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है। तो आपको उसको प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के आप डेली उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके। अब थर्ड चीज़ है प्रैक्टिस कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे, क्योंकि कैलकुलेशन आपके एग्जाम मैथमेटिक्स में जैसे कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कैलकुलेटिव पेपर आ गया आपका तो आपको टाइम लगेगा, तो आप अदर पोर्शंस को टाइम नहीं दे पाते हैं, सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करनी है। और इसके लिए मैं आपको एक सीरीज़ बता सकती हूँ, अभिषेक ओझा मैथ सर के हैं, उनकी आप एक सीरीज़ है 30 डेज़ की, अगर वो आप वो लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। ओके। अब हम अगला नेक्स्ट बात करेंगे, वो है मॉक टेस्ट और PYQ। तो आपको ये डेली बेसिस पे, तो PYQ तो देखो आपको डेली बेसिस पे करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस, जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए उनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, ये तो आपको करनी ही करनी है। और मॉक टेस्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ लिया उसके चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और जो फुल मॉक है वो आप अपने बेसिस पे देख सकते हैं कि आपको 2 दिन छोड़ के देना है, 1 दिन, या फिर जैसे भी। और एनालिसिस तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस की, आपने कुछ भी प्रैक्टिस की, उसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको उसका एनालिसिस ज़रूर करना है हर एक हाल में, क्योंकि एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है और आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके। तो ये रहा हमारा मैथमेटिक्स का। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आप एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और मैथमेटिक्स आपका इस तरीके से प्रॉपरली हो भी जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं टेक्स्ट बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप एक पूरा उठाएं, 25 क्वेश्चंस के आप 5 या 7 मॉक टेस्ट हैं वो लगा दें पूरे। अब आपने जैसे ही लगा लिए तो आपको उसमें पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर बेसिस पे मुझसे नहीं बन रहे हैं, ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है। तो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको आपको लिख लेना है, और फिर उसको, उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, एक एक करके यूट्यूब पे सर्च करना है, और फिर वहाँ से जो क्लासेस आपको मिले वहाँ से उसको कंप्लीट करना है। फिर से मॉक टेस्ट लगाना है, फिर उसमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन ये बन रहे हैं नहीं बन रहे। इस तरीके से रीजनिंग का आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इसमें ईजिली 45+ स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से माइंड लगाकर अपने प्रिपरेशन कर ली तो। ओके। अब नेक्स्ट है जीके का। तो जीके है वो, जीके में हमें जैसे हम लोगों ने पहले देख ही लिया कि स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जीके में देखेंगे कि ल्यूसेंट से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहो तो, अगर आपने पहले से क्लासेस कर रखी हैं और आपके पास नोट्स हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। बट अभी तक आपने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए बता देती हूँ। अगर आपने पढ़ रखा है तो मैं आपको यही बोलूँगी आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो मेनली आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी, ये 4 पोर्शंस आप कंप्लीट करें, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इनको आपको करना ही करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन तीनों को आप वो कर सकते, स्किप कर सकते हैं, पर इन चारों सब्जेक्ट्स को आपको करना ही करना है। ओके। अब सेकंड है, इनके लिए सोर्स है, जैसे हाँ सोर्स की बात रहेगी तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर ल्यूसेंट से पढ़ना चाहें तो ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, कोई नोट्स आपके पास है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई और बुक है मनोहर पांडे, घटना चक्र, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके। अब स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके से भी आजकल डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक जीके की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। और उसकी पूरी जो कंपाइलेशन आपको मिले उसको आप प्रॉपर तरीके से कर लें, उसको रिवाइज़ करें फिर रेगुलर बेसिस पे। और थर्ड है वो करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे नहीं पढ़ना है, आपको ये मंथली कंपाइलेशन इसका पढ़ना है। देखो 12, मैं बोलूँगी आपको 12th मंथ का कंप्लीट करना चाहिए, बट अगर आप 12 मंथ का नहीं करते हैं तो आप 6 मंथ का ये कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी PDF भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। और अभी हम जैसे जीके का हमारा पूरा पोर्शन हो गया, इस तरीके से आपको जीके को करना है। अब हम लास्ट देखेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमें क्या करना है, 3 पोर्शन आते हैं, आप लोग जैसे जानते होंगे, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आपने ग्रामर का देखेंगे तो सबसे पहले ग्रामर में आपको क्या करना है,
वॉल्यूम 1 की नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 है उससे आपको पढ़ाई करनी है। वॉल्यूम 1 से आपको पढ़ाई करनी है और वॉल्यूम 1 को आपको क्या करना है, जैसे आपने एक बार जो टॉपिक्स कर लिए उसमें जितने जैसे नाउन प्रोनाउन जो भी हैं 15 या 16 आपको वो मिलेंगे, फिर उसमें से उसको आपको रिवाइज़ करना है। देखो कुछ भी चीज़ आप कुछ भी क्यों ना पढ़ो, उसका रिवीजन करना मस्ट है। अगर आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, इससे बेहतर आप नहीं पढ़े। आपको उस चीज़ को रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। फिर जब आप उसको एक बार आप पढ़ लेते हैं तो उसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करें वहाँ से। इस तरीके से आप अपनी ग्रामर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस लेना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, बट नीतू सिंह वॉल्यूम 1 एक बहुत अच्छा सोर्स है। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं वोकेब है। तो वोकेब में आपको क्या करना है, वोकेब में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। देखो अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज में है चीज़ें, आपको पहले से प्रिपरेशन भी होगी, तो आप डायरेक्ट ब्लैक बुक लगाएं। आपको ब्लैक बुक में से प्रैक्टिस करनी है, वहाँ से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको नियॉन क्लासेस की रूट वर्ड्स लेनी है। नियॉन क्लासेस की एक बुक आती है रूट वर्ड्स की, वो उसमें रूट वर्ड्स आपको मिलते हैं, तो वो आपको लेनी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वहाँ से उसको परचेज़ भी कर सकते हैं और आप उससे वोकेब की प्रैक्टिस करें। अब लास्ट देखेंगे हम कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको देखो रीडिंग करना एटलीस्ट मस्ट है, कम से कम आपको 30 मिनट रीडिंग करनी है आपको। अगर और एक इंग्लिश माध्यम ऐप जो मैंने मेरे पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है उसको आप यूज़ करो। उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसमें वो मैम डेली एडिटोरियल्स देती हैं, उसका ऑडियो भी प्रोवाइड करवाती हैं, उसमें वोकैब्स भी देती हैं और जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं उनके मीनिंग्स आपको उसमें मिल जाते हैं। ओके, तो आप वहाँ से भी रीडिंग कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है पैसेज, क्लॉज टेस्ट और पैराजम्बल्स की जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है उसमें से डेली प्रैक्टिस करें। जैसे आपने एक पैसेज डेली प्रैक्टिस कर लिया, 2 क्लॉज टेस्ट कर लिए और 5 पैराजम्बल कर लिए, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी पकड़ है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। ओके, अब मैं आप लोगों को, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट में कुछ जेन्युइन टिप्स दूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, तो मैं आप लोगों को जैसे बता देती हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देने हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे, प्लस में एनालिसिस करना है उनका। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं और एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको आपने क्या मिस्टेक्स की, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ का आपको एनालिसिस करने से ही पता चलेगा। ओके, अब दूसरा है कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी मैं पढ़ लिया एक दिन और 2 दिन छोड़ दिया, तो आपको इस जो मैंने रूटीन जो शेड्यूल बताया, जो एक स्ट्रेटजी बताई है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप इसको फॉलो ही ना करें। बट अगर आपको इसको फॉलो करना है तो कंसिस्टेंट होकर के करना है। अगर आप कंसिस्टेंसी से करते हैं तो आप इसमें बहुत बेहतर रिजल्ट भी देखेंगे, ठीक है। थर्ड है डेडिकेशन और ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर डेडिकेशन और ऑनेस्टी रहेगा तब आप इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे लेकर के चल सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, आपके माइंड में आपका विज़न है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। अगर आपके माइंड में आपका विज़न क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। और ये जो पूरे जो टिप्स मैंने दिए हैं ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। और अगर आपके माइंड में विज़न क्लियर नहीं है तो अभी से उस विज़न को क्लियर कर लें और अपने जहाँ पढ़ते हैं उस डेस्क पे लगा लें उस विज़न को। और ये भी आप लिख लें, कंसिस्टेंसी भी आप वहाँ पे लिख लें कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है हर एक कंडीशन में। ओके, तो मैं आप सभी लोगों को इसी के साथ में इस चीज़ को फिनिश करेंगे हम यहीं पे। और ऑल द बेस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप लोगों को और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों की ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।